देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे संविधान के अनुसार हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो। तो अंततोगत्वा हर वर्ष आप देखेंगे कि किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही हैं और हमेशा से एक बात उठती आई है कि अब एक देश एक चुनाव की स्थिति बननी चाहिए। अब इसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। अभी मैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज चालू करने जा रहा हूं आप सभी की, जो चुनाव से जुड़ी होगी। सबसे पहले अभी विधानसभा चुनाव 2023 देखेंगे और चुनाव की जब भी बात आती है तो कई सारे मुद्दे आपके चर्चा में आ जाते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जिस दिन से चुनाव की तारीख जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है जारी की जाती है, उसी दिन से एक आचार संहिता लग जाती है, चुनाव आचार संहिता। तो एक सेशन मैं पर्टिकुलर इसमें रखूंगा कि चुनाव आचार संहिता है क्या, इसके तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं, निर्वाचन आयोग किस तरीके से पूरे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए जो एक आदर्श चुनाव संहिता यहाँ पे कारगर भूमिका निभाती है। तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे हम लोग सेशन लेंगे। आज के सेशन में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं आपके 5 राज्यों में। अगले वर्ष आपके लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में। अब चूंकि ये चुनाव आपके देखे जाए तो लोकसभा चुनाव के सबसे पहले हैं, तो इनको सेमीफाइनल करार दिया जा रहा है, सत्ता का सेमीफाइनल, कि ये चुनाव ही तय करेंगे कि आने वाले समय पे माहौल क्या है, दिशा क्या है, क्या जो है डायरेक्शन होनी चाहिए लोकसभा चुनाव की। देखिए, एक चीज़ तो समझिएगा, हमारे देश की जनता के दिमाग में एक चीज़ बहुत स्पष्ट है। जब विधानसभा चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में तो जनता के दिमाग में रहता है कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, और जब लोकसभा की बात आती है तो केंद्र सरकार, राष्ट्र की सुरक्षा, देश की इंटरनल सिक्योरिटी, देश की अर्थव्यवस्था, देश की विज्ञान एवं तकनीकी को लेकर क्या चल रहा है, इन सभी को लेकर जनता पर्याप्त समझ रखती है। अभी वैसे भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो चुने हुए प्रतिनिधियों पर ही पूरा दारोमदार है इस देश में। तो निर्वाचन एक बहुत बड़ा जो है उत्सव के तौर पे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अभी हाल ही में 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, असेंबली इलेक्शन 2023 है। इनके अंतिम रिजल्ट आपके 3 दिसंबर को आ जाएंगे और 5 दिसंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो 9 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है डेट जारी की गई थी कि किस राज्य में कहां पे कब चुनाव होगा। कई जगह पे इलेक्शन पड़ चुके हैं अभी, लेकिन इलेक्शन पड़ना, अभी वोट पड़ना बाकी है। 30 नवंबर को जो है वोट अभी आपके तेलंगाना में पड़ने हैं, तो अभी जो है वोट चल रहे हैं। अब 5 राज्य एक बार मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे जो है आपके ये वोट हैं। एक बार मानचित्र के साथ ही हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे वोट हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भारत का मानचित्र है। ये वाला बेल्ट आप देख रहे हैं, जितना भी ये मध्य भारत है, और ये खासकर पश्चिमी क्षेत्र एक तो आपके राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में इलेक्शन है। और दूसरा जो है आपका, वैसे यहाँ पे अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार थी, अब आने वाली दिशा और दशा क्या होगी जनता तय करेगी। नेक्स्ट है अगला, मध्य प्रदेश में चुनाव है, यहाँ पे भाजपा की सरकार चल रही थी आपकी। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी अभी तक। राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियों पर भी बहुत चर्चा होती है, तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे बीआरएस की सरकार थी आपकी तेलंगाना में। ठीक है, तो ये हो गए 4 स्टेट, और यहाँ पे है मिजोरम में भी चुनाव है। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ठीक है, 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, और इनके जो एक बार थोड़ा सा जहां जहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, ये वो 5 राज्य हैं। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, यहाँ पे चुनाव है। कई सारे मुद्दे यहाँ पर बनेंगे, मैं हर एक मुद्दे पर कोशिश करूंगा कि आने वाले समय पे आप लोगों को डिस्कस करूं। तो इससे जुड़ा हुआ एक सेशन तो मैं आपका चुनाव आचार संहिता से लूंगा। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की भी काफी चर्चा होती है इस दौरान, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आने वाले सेशन में। कभी भी किसी भी राज्य में चुनाव होना है, लोकसभा चुनाव होना है, तो क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक सेशन में पर्टिकुलर डिस्कस करूंगा। फिर एक बात चल रही है, बहुत लंबा मुद्दा चल रहा है कि एक देश एक चुनाव, इसको लेकर के भी एक कंप्लीट डिस्कशन होना चाहिए। तो इस पे भी मैं आपको एक प्रॉपर एक सेशन के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि इसकी आवश्यकता क्या है और कब तक ये व्यवहारिक धरातल पर आ सकता है, सरकार इसको लेकर क्या काम कर रही है, और अल्टीमेट जो है ये क्यों जरूरी है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो इस पे भी हम बात करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि इन चुनावों की क्या स्थिति है। एक तो देखिए पहले विधानसभा सीटों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, देखिए सारे इनमें से काफी राज्य काफी बड़े, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पे भी। और विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 सीटें हैं जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, कितनी है? 230 सीटें आपकी टोटल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं। विधानसभा की सीटें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जिलों से मतलब नहीं होता है, पर सीमन आयोग के द्वारा बकायदा विधानसभा क्षेत्र जो है जनसंख्या के आधार पे तय किए जाते हैं। तेलंगाना में 119 सीटें हैं और मिजोरम में 40 सीटें हैं। ठीक है, जब मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुच्छेद 173 के अनुसार जो विधानसभा की अधिकतम सीटें हो सकती हैं वो हो सकती हैं 500 और न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मिजोरम क्या है आपका, इसका जो है अपवाद है, क्यों? मिजोरम भर नहीं है, सिक्किम की भी यही स्थिति है और गोवा की भी यही स्थिति है। इन सब जगहों पे 60 से कम सीटें हैं, है ना। तो 60 से कम सीटें, पुदुचेरी में भी सीटें 30 सीटें ही हैं पुदुचेरी में, जबकि संविधान में लिखा हुआ कि भैया 60 से कम नहीं हो सकती हैं। तो 60 से कम होती हैं, इसके लिए संसद विशेष अधिनियम पारित करती है वहां की जनसंख्या के आकार को देखते हुए। तो विशेष अधिनियम पारित करके वो मतलब संख्या भी कम हो सकती है। ये चीजें मैंने डिस्कस कर रखी हैं पॉलिटी वाली क्लास में डिटेल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी जो है सीटें हैं। अब दरअसल इसका उपयोग क्या होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब कभी कोई विधानसभा चुनाव होते हैं, तो ये प्रासंगिक हो जाता है आगामी एग्जामों में। एक तो आपके पास सीटें आपको पता होनी चाहिए, आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां की भी विधानसभा सीट आपको पता होनी चाहिए, और जो भी चुनाव हो रहे हैं हाल ही में उनके बारे में भी पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश 230, छत्तीसगढ़ 90, राजस्थान 200, तेलंगाना 119 और मिजोरम 40। ये आपकी विधानसभा सीटें हैं टोटल। अब यदि मतदान की बात करें कि कब कहां पे कौन सा मतदान है, क्या तारीख है मतदान की, तो यहां पे मैं मतदान की एक बार आपको डेट बताता हूं। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डेट मैं आपको लिखता जाता हूँ कि मतदान कहाँ पे किस दिन कौन सा पड़ रहा है। देखिए मध्य प्रदेश को 17 नवंबर को मतदान था। राजस्थान में शुरुआत में जब जो है वो किया गया, मतलब निर्वाचन आयोग ने 9 अक्टूबर को जारी की, तो तब 23 नवंबर की डेट दी थी, लेकिन अल्टीमेट चुनाव हुए 25 नवंबर को। बाद में डेट बदलनी पड़ी निर्वाचन आयोग को। कारण क्या था? देखो राजस्थान में पहले 23 नवंबर को डेट घोषित की गई थी, बाद में इसको बढ़ा के 25 नवंबर करना पड़ा। अब इसके पीछे रीजन क्या था? 23 नवंबर को देव उठनी 11 थी, देव उठनी 11। इसका बहुत महत्व है, पूरे देश भर में महत्व है इसका, देव उठनी 11। दरअसल देव उठनी 11, अब इसका राजस्थान में बहुत महत्व है, बहुत प्रभाव है। अब चूंकि 23 नवंबर को ही चुनाव थे, 23 नवंबर को ही देव उठनी 11 थी। देव उठनी 11 का महत्व यह है क्योंकि इस समय शादी बहुत सारी होती हैं। जिस दिन देव उठनी 11 होती है इसी दिन से शादियां प्रारंभ हो जाती हैं, विवाह प्रारंभ हो जाते हैं। तो अब चूंकि राजस्थान में इसका मुहूर्त का बहुत महत्वपूर्ण जो है महत्व है, तो ऐसे में बड़े स्तर पे शादी समारोह होने की आशंका थी। लगभग जो है हजारों की संख्या में शादियां इस समय होती हैं। इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 54 से 55 हजार शादियां होंगी। तो आप सोचिए जब शादियां होती हैं ना तो फिर लोग व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, है ना। वो जो है वो दिन बहुत व्यस्तता का होता है, लोग दूसरों के घरों में। तो ऐसे में ये था कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है जब भी चुनाव होते हैं तो, और ऐसे में फिर चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, मतदान कम पड़ सकता है। तो फिर काफी मांग की गई और फिर डेट को बढ़ा दी गई, बढ़ा करके डेट आपका कितना कर दिया गया, 25 तारीख। ठीक है, तो कई जगह पे आप लोग ये देखेंगे, किसी को भी मतलब वो नहीं होना है कि कोई कंफ्यूजन रखें कि पहले 23 तारीख थी अब 25 क्यों हो गई। ये निर्वाचन आयोग ने डेट बढ़ाई है आपकी। ठीक है, अभी देखो चुनाव कई जगह पे हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में आपके चुनाव हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव थे, जबकि सीटें कम हैं। 2 चरण इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे नक्सली एरिया भी है काफी ज्यादा, तो काफी ध्यान रखना पड़ता है। 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में थे, और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव थे। ठीक है, राजस्थान में आपके 25 नवंबर को चुनाव थे। तेलंगाना में अभी चुनाव आपके 30 नवंबर को होने हैं। ठीक है, और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में टोटल ये जो आपका चुनाव है मिजोरम में भी चुनाव आपके 7 नवंबर को हो जाएंगे। तो मतलब काफी जगह पे चुनाव हो गए हैं, कुछ जगहों पे जो चुनाव आपके नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे। और इस तरीके से जो आपकी डेट आनी है
वो मतलब निर्वाचन जो मतदान का रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, वो आएंगे 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। 5 दिसंबर तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस बार जब चुनाव हुए तो चुनाव में कई सारे नवाचार किए। निर्वाचन आयोग हमेशा कुछ न कुछ नवाचार करता रहता है। जैसे कि एक नवाचार हुआ कि इस बार जो है वोट जो होंगे आपके, वो होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया। इतना क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? एक बार जरूर मुझे थोड़ा सा डेट वगैरह के बारे में स्पष्ट जरूर कर दें। और आमतौर पे देखो आज के टाइम पे क्या है ना, हमारे देश में निर्वाचन को लेकर के ना सभी को उत्सुकता रहती है। सभी नतीजे जानना चाहते हैं, परिणाम जानना चाहते हैं, और राजनीतिक एक तरीके से धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों के शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, और शिक्षा का स्तर बढ़े ना बढ़े, लेकिन राजनीति की जो रुचि है वो भारत में कभी भी खत्म नहीं होगी। लोगों को बड़ा मतलब एक वो आम प्रधानी के चुनाव होते हैं तो पूरा रंग में रंग जाते हैं, और इस समय आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे चुनाव जैसी स्थिति बनी रहती है। राजनीतिक पार्टियां भी खूब पैसा खर्च करती हैं। वैसे अब निर्वाचन आयोग ने काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के जो है पाबंदियां लगाई हैं, तो इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, हम एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो इस बार जब चुनाव हुए तो इस चुनाव में काफ़ी सारे निर्वाचन आयोग ने इनोवेशन किए, जिनमें से एक इनोवेशन बहुत ही अच्छा था और निर्वाचन आयोग ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया कि इस बार जो है होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट दिया कि होम वोटिंग की जा सकती है। ठीक है, दरअसल जो दिव्यांग जन हैं, बहुत सारे दिव्यांग लोग हैं, मैं एक बार आपको दिखाता हूं। घर बैठे ही दिव्यांगों के लिए और वृद्धों के लिए जो है वोटिंग का कॉन्सेप्ट जो है लेकर के आया गया। ठीक है, कि आप जो है मतलब कि होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट के तहत एक चीज ये भी आपको समझना होगा कि इसके लिए जिनको भी होम वोटिंग का जो है मतलब जिनको भी होम वोटिंग करनी थी उनको पहले ही सूचना देनी थी। एक फॉर्म भरना था, उस फॉर्म में सूचना देनी थी कि हमें होम वोटिंग चाहिए। और जो इसमें जितने लोग भी होम वोटिंग के लिए मतलब जिन्होंने आवेदन किया है होम वोटिंग, और इसके लिए भी क्राइटेरिया था दिव्यांग और वृद्ध जनों, इनके लिए ही ये होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट रखा गया था। और जो भी होम वोटिंग के लिए मतदाताओं की संख्या थी उसको राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक दलों को भी बताया गया था कि इतने राजनीतिक दल हैं, उनको भी एक लिस्ट प्रदान की गई थी। और इसमें जो मतलब कि मतदाता अधिकारी हैं वो जिनके द्वारा आवेदन किया गया था उनके पास, उनके घर पे जाकर के होम वोटिंग कराने का कॉन्सेप्ट बनाया गया। मतलब घर जाकर के भी वोट डलवाए जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। तो घर बैठे वोटिंग की सुविधा भी इस बार प्रदान की गई। काफी बड़ी संख्या में लोगों ने इसका जो है उपयोग भी किया। तो पोलिंग पार्टियां जो है घर जाकर के वोट डलवा सकती हैं और जो है मतदाता भी जा सकते हैं जो है ये इसके लिए, लेकिन विशेष फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसी के आधार पे जो है ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया। तो धीरे धीरे निर्वाचन व्यवस्था को और सुलभ सबके लिए बनाने का प्रयास हमेशा निर्वाचन आयोग कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव जो हमारे देश में होते हैं इसमें बड़ी भूमिका होती है आपके निर्वाचन आयोग की। ठीक है, निर्वाचन आयोग सबसे बड़ी भूमिका निभाता है और निर्वाचन आयोग के द्वारा सबसे ज्यादा जो है बड़ी मात्रा में जो लोग होते हैं लोगों को जो है चुनाव में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है अभी जानकारी है। अभी देखिए इसको लेकर जो रिजल्ट आएंगे, जो नतीजे आएंगे, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, इस पे भी मैं आपको पूरा एक डिटेल क्लास लूंगा और इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक मैं समझा पाऊं। ठीक है, और इसको लेकर के अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे एक सेशन हम लोग लेंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के क्या चीजें हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? तो एक तो मैंने आपको बताया होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट निर्वाचन आयोग के द्वारा पहली बार ये नवाचार किया गया है और काफी बड़ी संख्या में लोगों ने इसका प्रयोग किया। अच्छा, इसमें जो एज थी वृद्ध जनों की वो कितनी थी? 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के यदि कोई हैं तो उनके लिए रखा गया था और दिव्यांगों के लिए रखा गया था। 80 वर्ष से अधिक आयु, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 80 वर्ष से अधिक आयु हो और या 40% से ज्यादा कोई दिव्यांग हो। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। इस दो श्रेणियों के लोगों के मतदाताओं के लिए ही होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था, घर बैठे वोटिंग कर सकते थे। ठीक है,
तो ये निर्वाचन से जुड़ा हुआ अभी आपके लिए करंट अपडेट है। बाकी अभी नेक्स्ट सेशन पे अब हम धीरे धीरे चुनाव से जुड़ी हुई कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए भी जरूरी होंगे, जो आपके करंट के अपडेशन के लिए भी जरूरी होंगे, और जब नतीजे आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये कोई कयास नहीं लगाने वाले कि ये तो परिणाम और नतीजे बताएंगे कहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। मौजूदा सरकारें आपको पता है कहाँ पे किसकी है, अब जो नई सरकार बनेगी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। मेन जो हमें डिस्कशन करना है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे करना है, हमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पे करना है, और चुनाव से जुड़ी हुई बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, हेट स्पीच होती हैं, इनसे भी आयोग क्वेश्चन पूछता है, राजनीतिक दल से पूछ करना है। तो ओवरऑल मैं हर चीज को लेकर के आपको डिस्कस करूंगा। इस पूरी सीरीज में डिस्कशन होंगे करंट से जुड़े हुए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए।